उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव पूरे हो चुके हैं, मतगणना हो चुकी है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में वापसी कर ली है, सत्ता प्राप्त कर ली। सत्ता प्राप्त करने के पहले लगातार बड़ा सवाल उठता था कि आखिर अब की बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार आएगी। लेकिन वापस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब राज्य के अंदर आ चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसका सभी पार्टियों को इंतजार है, जिसकी चर्चा लगातार सभी पार्टी कर रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी पुनः क्यों जीती, कैसे जीती और बहुत प्रयासों के बाद में, बहुत मेहनत के बाद में कई सारे राजनीतिक दल हार क्यों गए। हमारे साथ आज इस डिबेट में बात करने के लिए हरिराम त्रिपाठी जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे गोंडा से सहयोगी प्रत्युष राज भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं अपने स्पेशल गेस्ट हरिराम त्रिपाठी जी का स्वागत करता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हरिराम जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई है। क्या लगता है आपको कि आखिर क्या ऐसे टर्म्स रहे होंगे, क्या ऐसी चीज रही होगी जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस से जनता ने एक बार जो है चुना है उत्तर प्रदेश सेवा के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होने का मुख्य कारण यह है कि अब जनता समझदार हो गई है, राजनीतिक जागरूकता आ गई है और परफॉर्मेंस लोग देखते हैं। तो इनका परफॉर्मेंस, इसके पहले समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस और उसके पहले बहुजन समाजवादी का, तीन मुख्य दलों की सरकारें लगातार एक के बाद एक रही हैं। तो जनता ने समझा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा अच्छी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को रिपीट कर दिया। मतलब लोगों ने यही समझा कि बीजेपी जब बेटर है और बीजेपी को वापस से और पॉजिटिविटी पे वोट हुआ है, इनके अच्छे काम पे हुआ। हो सकता है जनता 10 काम 15 काम की उम्मीद लगाए बैठे हो, 5 ही हुआ, लेकिन कुछ हुआ तो, और आगे होगा ऐसा लोगों को विश्वास हुआ। जी, मेरे साथ इससे प्रत्युष राज हैं, गोंडा से हमारे सहयोगी। प्रत्युष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? प्रत्युष, लगातार हम देख रहे थे गोंडा में आपकी कवरेज, जो लगातार आप वहां से हमें पल पल की अपडेट दे रहे थे। गोंडा में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी वापस से विजय हो चुकी है, वापस से प्राप्त कर चुकी है। वहां गोंडा के क्या क्या चीजें रही, क्या क्या माहौल रहा जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वापस से सत्ता में आ पाई? देखिए, यहाँ पे हमारे सातों विधानसभा में गोंडा ने सभी अपने पुराने ही पत्तों पर दांव खेला भाजपा ने। लेकिन एक कर्नलगंज एक ऐसी सीट थी जहाँ पे कांग्रेस के मतलब जो विधायक थे उनका टिकट कटकर एक नए अजय प्रताप सिंह के नाम से उन्हें टिकट दिया, जो कि एक बहुत दिलचस्प मुकाबला लोगों को लग रहा था कि क्या दो समुदाय या दो जो बड़े लीडर थे वो एक हो गए और इनको क्या जनता सराहेगी या नहीं सराहेगी। कहीं ना कहीं भाजपा के नाम पर उनको जनता ने सराहा, भाजपा के कार्यों को देखते हुए सराहा, और भाजपा का जो विगत कई डिसीजन ऐसे हुए हैं, जो चाहे वो आप जो बुलडोजर ट्रेंड चला है या जो भी अपराधी हैं उनको अंदर करना, अपराधियों पे कार्रवाई करना, इन सारी चीज़ों का लाभ उनको मिला, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल पे ना वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं कर्नलगंज से नहीं जुड़े थे, कहीं ना कहीं वहाँ पे उन्होंने वर्क नहीं किया था, लेकिन एक विश्वास जो ऊपर लेवल का लिखा समाज में लोगों को, उसका कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है उसने कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता या फिर जो विधायक प्रत्याशी थे उनको लाभ पहुंचाया। शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, फिर प्रचंड बहुमत में भाजपा को लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अच्छा, तो गोंडा के अंदर भी यही रहा कि बड़े चेहरों को देख के ही विधायक प्रत्याशियों को वोट दिए गए। बिल्कुल, यहाँ तक सारे जगह का ही यही हाल रहा, लेकिन यहाँ की सीट का ये था कि वो मतलब जो हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि जो पिछले विधायक हैं उन्होंने क्या काम किया, उसको देखते हुए लोगों ने उनको सराहा या उनको वोट दिया। लेकिन यहाँ की एक सीट ऐसी थी जो एक अलग ही सी थी, क्योंकि वो एक ऐसे कैंडिडेट थे जो ग्राउंड लेवल पे नहीं थे वहाँ पे, या किसी पे पद पे नहीं थे, या पूर्व प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सराहने के पीछे सीधा रीजन यही दिखा कि शीर्ष नेतृत्व, देश के प्रति जो भावनाएं थी भाजपा की और लोगों के प्रति जो संवेदनाएं थी, उनको कहीं ना कहीं देखते हुए जनता ने उनको सराहा। प्रत्युष, गोंडा के बगल में ही अयोध्या जिला है। अयोध्या में भगवान राम का जो मुद्दा था मंदिर का, काफी दिनों से चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को उनका कहना है कि उन्होंने सॉल्व किया। बहरहाल जो इस पे आदेश आया था, इस पे जो कंक्लूजन निकल के आया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आया था। क्या आपको लगता है इस मुद्दे के सॉल्व हो जाने के बाद से भी कुछ वोट शेयर बढ़ा इनका?
देखिए, लगातार श्रेष्ठ नेतृत्व के माननीय मुख्यमंत्री को देख लीजिए, प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ और हर जगह पे कहीं ना कहीं एक राम मंदिर का मुद्दे को भी ये लोग लगातार उसको लेकर चलते रहे। डिसीजन कोर्ट का हो, लेकिन निर्माण हो, आए दिन दीपावलियों के समय जो बहुत भव्य उत्सव मनाया गया, कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण, रोड का चौड़ीकरण, ये सब भी मुद्दा बहुत इफेक्ट किया लोगों को, और लोगों को ये लगा कि हाँ, ये अब ग्राउंड लेवल पे काम भाजपा कर रही है। ग्राउंड लेवल भाजपा काम कर रही है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोग ग्राउंड लेवल वापस से ले आए। विधानसभा सीटों पर वापस से जो प्रत्याशी पहले भाजपा के थे, विधायक जो थे, वो वापस से जो है विधायक के रूप में आ गए। जी बिल्कुल, और उसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि जो कोरोना काल में 2 साल 2.5 साल जो बीच के ऐसे रहे, जिसमें कोई पार्टियां कुछ काम नहीं कर सकी, या जो भी काम जनता को दिखा, लोगों ने सोचा कि लाओ एक बार और मौका देते हैं और 5 साल फुल फ्लैश देखते हैं कि किस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। अच्छा, मतलब कि दो बातें प्रत्युष आपकी बात से निकल के आई। पहली चीज तो जनता ने जो चीज देखी, जो डेवलपमेंट्स और जो काम देखे, उन पे वोट दिया, और दूसरी बार एक मौके के तौर पर भी गोंडा में वोट दिया गया है कि एक बार वापस से सरकार लाके देखते हैं और ये देखते हैं कि आखिर 5 साल कैसे चलती है और क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात हो गई प्रत्युष की बीजेपी जीती तो आखिर कौन सी वजह थी, जनता ने किस वजह से उनको जो है वापस से सत्ता में जो है उनको लेकर के आए। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल है दूसरे पहलू पे। विपक्षी दल लगातार बहुत मेहनत कर रहे थे, लगातार देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर लगातार ग्राउंड जीरो से आप लोगों की रिपोर्टिंग में दिख रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सब सीट नहीं निकाल पाई? देखिए, विपक्षी पार्टी का तो सीधा उदाहरण ये भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं उनके जो पार्टी का टिकट वितरण हुआ, कहीं ना कहीं अपराधियों को भी मौका मिला, या कुछ ऐसे दागी चेहरे थे जिसको भी प्रोजेक्ट किया गया। तो कहीं ना जनता में ये भी एक भावना आई कि कहीं फिर से वो चीज़ ना आए, या जो विश्वास या जो सुरक्षा स्तर हमें भाजपा में मिल रहा है वो अपोजिट पार्टी ना दे पाए। एक असुरक्षा का भाव रहा है। बिल्कुल। इस वजह से भी जो विपक्षी दल थे, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल थे, वो प्रयास करने के बावजूद भी सत्ता पे वापस नहीं आ पाए। बिल्कुल जी। जी, मैं चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी के पास में। हरिराम जी, आपने बताया भारतीय जनता पार्टी क्यों आखिर सत्ता में आई, आपने भी एक बड़ा अनुमान दिया। जो और भी दल थे, राजनीतिक दल थे, लगातार प्रयास कर रहे थे, क्यों नहीं आ पाए सत्ता में? यह चुनाव जो है मुख्य रूप से 2 ध्रुवीय हो गया था, और जब 2 ध्रुवीय हो जाता है तो जो कमजोर होता है वो जो पिछड़ जाता है, वो पिछड़ता ही चला जाता है। और यही कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी को केवल 2 सीटें मिली हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी को केवल 1 सीट मिली है, और जो अन्य के रूप में जनसत्ता दल को 2 सीट मिली है, वो रघुराज प्रताप सिंह की अपनी व्यक्तिगत सीट है, वो कुंडा से वो जीते हैं। बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी बाबागंज है, वहां से उनके एक समर्थक जीते हैं। ये दोनों पहले निर्दलीय रूप में प्रत्याशी के रूप में जीते थे, इस बार पार्टी के नाम पे जीत गए, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा। आपने एक पार्टी का जिक्र किया, कांग्रेस का जब स्टार्टिंग हुई इलेक्शंस में, तो हम साफ तौर से देख सकते थे एक बड़ा नारा उनकी तरफ से सामने आया, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार मैदान में रही उत्तर प्रदेश में, किसी भी रीजन में, फिर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, लगातार हर जगह वो दिखी हैं। उन्होंने एक बड़ा नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कहीं ना कहीं ये इशारा अगर हम समझें तो ये हो सकता है कि आधी आबादी, जो महिलाओं की आबादी है, उनको अपनी तरफ लाने का रहा होगा। क्या लगता है सर, ये फेल कैसे हो गया? ये फेल तो होना ही था, ये उनका एक प्रयोग था, और प्रयोग अपने आप में थ्योरेटिकली यानी सैद्धांतिक रूप से उनके सलाहकारों ने जो बताया था उनको कन्विंस कर लिया होगा कि बहुत सही है। और ये भी अच्छा हुआ कि उन्होंने 40% महिलाओं को जो टिकट दिया, तो उसका ये भी असर हुआ कि दूसरी पार्टियों ने भी कुछ 1-2 महिलाओं को ज्यादा वोट टिकट दे दिया। लेकिन एक चीज, केवल एक सिंगल फैक्टर से कोई चुनाव न जीता जाता है न हारा जाता है। आपके पास बहुत अच्छा बीज है लेकिन ऊसर में फेंक दीजिए, या बहुत अच्छा बीज है आप खेत में डाल दीजिए लेकिन बाद में उसको पानी न मिले तो उसको तो सूखना ही है। क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा को बाद में पानी नहीं मिला क्या? उसको हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ हुआ क्या? वो ऐसा नारा नहीं था कि अकेले दम पर जो उनके सलाहकारों ने समझाया होगा कि 50% महिलाएं हैं और सारी महिलाएं आप वोट दे देंगी, तो ऐसा तो सीधे मालूम चुनाव परिणाम जो है देख लीजिए। मैंने तमाम क्षेत्रों में ऐसा देखा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को 1,500, 2,000, 3,000
और आधे से ज्यादा प्रत्याशी ऐसे हैं जो 5,000 से कम वोट पाए हैं। अब इसी से आप समझ लीजिए को नारा कितना काम किया। नारा फ्लॉप रहा। नारा बिल्कुल फ्लॉप था। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर और भी कुछ काम करने चाहिए? कांग्रेस को काम करना चाहिए। कांग्रेस आगे भी काम करेगी। कांग्रेस इतनी कोई जो राइट आप मत करिए, कांग्रेस इतनी कमजोर पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश में उसके विकल्प हैं। अन्य पार्टियां ज्यादा मजबूती से लड़ रही हैं, उनके कार्यकर्ता ज्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जीरो हो गए हैं। इनको पूरा जीरो ही समझिए, क्योंकि 2 सीट जो जीते हैं वो एक आराधना मिश्रा की है, प्रमोद तिवारी जी की बेटी है, वो उनकी व्यक्तिगत सीट है। सन 80 से लगातार प्रमोद तिवारी जीतते आ रहे थे और पिछले 2 बार से उनकी बेटी जीत रही है। बरेंदा से जो है वीरेंद्र सिंह जीते हैं कांग्रेस के टिकट पर, वो भी मात्र 1200 वोट से जीते हैं, तो उनकी जीत को इत्तेफाकिया जीत कहा जा सकता है। बाकी तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया। तो इससे सीधा मतलब है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे का कहीं कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन लगातार अगर हम देखें हरिराम जी, तो कांग्रेस जो है, फिर वो चाहे बदायूं कांड हो या फिर किसान मुद्दे हो, लगातार हर जगह पर मुखरता से आगे दिखी। लेकिन क्या उसका कुछ फायदा मिला या उसको फिर ऐसे ही उसका कोई फायदा नहीं मिला। और ये 1-2 घटनाओं को लेकर के जहां कोई घटना हुई दौड़ते हुए चले जाते हैं, ये एक चीप पॉपुलैरिटी का फार्मूला है। इससे वोट नहीं मिलता। जहाँ पर कुछ होता है दौड़ते हुए चले जाते हैं। ये कोई कोई फायदा, ये पब्लिसिटी स्टंट है, पॉपुलैरिटी स्टंट है, इसका कोई लाभ नहीं, सिर्फ स्टंट मिला भी नहीं कहीं। जी, प्रत्युष के पास चलता हूँ। प्रत्युष, गोंडा में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा नारा कितना कारगर रहा या फिर विफल हो? देखिए, आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का है और कहीं ना कहीं युवा का है, और लोग बहुत अवेयर हैं। एक गांव में भी कोई एक सूचना होती है तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तुरंत लोगों को पता चल जाता है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसके पहले लड़कियों के लिए कांग्रेस सरकार ने क्या ऐसा किया, क्या योजनाएं लाई, या ग्राउंड लेवल पे क्या वर्क हुआ लड़कियों के प्रोग्रेस के लिए। कहीं ना कहीं जनता इसको जानती है कि केवल एक स्टिकर और केवल एक स्लोगन तक सीमित रह गया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे गोंडा में ही है, जो 2000 मतलब वोट भी नहीं मिला, 1700 समथिंग वोट मिला। तो और एक जो फिगर है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आप वही कोई क्रांतिकारी लड़की को टिकट देते या जो ग्राउंड लेवल पे लड़कियां वर्क कर रही हैं सोशल वर्कर को टिकट देते, तो कहीं ना कहीं उसका उनको लाभ मिलता। लेकिन ये बस केवल एक हवाई फायरिंग सी रह गई, लड़की हूँ लड़ सकती ये स्टंट जैसा रह गया बस। बिल्कुल हरिराम जी का बिल्कुल यही कहना है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था कांग्रेस की तरफ से, जो कि विफल हो गया उत्तर प्रदेश में। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी के पास वापस से जाना चाहूंगा। सर, बहुजन समाज पार्टी जो है उसके बारे में क्या कुछ है? क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे तब तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, और बीच में जब मायावती जी आई तो उनका कहना था कि हम आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लेकिन स्थिति तो कुछ और है, तस्वीर भी कुछ और है। मायावती जी पार्टी की नेता है, तो नेता किसी भी सेना के सेनापति ये नहीं कह सकता कि मैं पहले से ही हार, लेकिन परिस्थिति जो है वो सैनिक जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं और कितना लड़ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक थे, उन्होंने जो परिणाम आया उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उन्होंने तय कर लिया था कि हमको समाजवादी पार्टी को हराने के लिए जो मजबूत कैंडिडेट होगा, मजबूत दावेदार होगा, उसको हम वोट देंगे। और उसी का नतीजा ये निकला कि बहुजन समाज पार्टी के वोट जो हैं वो शिफ्ट होकर के भाजपा में चले गए। भाजपा केवल सवर्णों के वोट से नहीं जीती है, भाजपा केवल अपने परंपरागत वोटों से भी है। भाजपा को दलित मतों का बहुत समर्थन मिला है। लेकिन अब की बार तो कई सारे, जैसे कि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी में जो संजय सिंह है, वो तो लगातार यही कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टारगेट करके ही ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा था, खास एक जाति का ही अपराधी जो है उसे इनकाउंटर किया जा रहा था। जैसे आपने भी कहा कि एक जो वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी, विशेष सवर्ण वोट बैंक अगर हम कह सकें, तो इसके अलावा जो और भी SC/ST कैटेगरी है जो बीएसपी को वोट देने का तरफ इशारा करती है, वो आगे शिफ्ट हो गए बीजेपी में। क्या आपको लगता है कि संजय सिंह के ऐसे बयान के बाद भी नुकसान पहुंचा या फिर फायदा ले गया, कोई इसका भी कोई असर नहीं पड़ा? संजय सिंह कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। संजय सिंह राज्यसभा में पहुंच गए, ये बात और हो सकती है, लेकिन उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। रही बात ब्राह्मणों के एनकाउंटर की, तो अगर यह इशारा उनके कहने का मतलब विकास दुबे से रहा हो, तो उस एनकाउंटर में जो डिप्टी SP मिश्रा जी
की हत्या हुई थी, उसको भी हत्या ही कहेंगे। वो क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? और जो पुलिस वाले अन्य मारे गए हैं उनमें भी ब्राह्मण थे। तो ऐसा कुछ नहीं, विकास दुबे एक अपराधी था, लेकिन निगेटिविटी फैलाने वाले लोग या सरकार की आलोचना करने वाले लोग झूठी झूठी बातें लेकर के जो अनर्गल प्रलाप किए हैं, उसका उनको लाभ नहीं हुआ, बल्कि उसका उनको नुकसान ही हुआ है। इसीलिए तो अभी मैं एक जगह देख रहा था कि आम आदमी पार्टी के जिसके नेता संजय सिंह हैं, एक क्षेत्र ऐसा था जिसमें 1000 से कम वोट मिला है और ज्यादातर क्षेत्रों में इनको नोटा से भी कम वोट मिला है। इसी से आप समझ लीजिए कि इनकी पार्टी की वैल्यू क्या थी, इनकी अपनी बात की वैल्यू क्या थी और इनकी सोच कैसी थी। लेकिन अगर पड़ोसी राज्य की बात करें हरियाणा जी, तो पंजाब के अंदर बना देंगे सरकार। अब पंजाब के बारे में मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ। दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी आ गई है। दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी ने यूपी में भी जो है आपकी बार इलेक्शन लड़े थे और अब की बार उन्होंने पंजाब के में भी उन्होंने इलेक्शन लड़े थे। पंजाब में वो कांग्रेस को हरा करके, बाकी दलों को हरा करके सत्ता में आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि अब ये पार्टी और एक्सपैंड होने वाली है पंजाब के बाद, और भी जो चुनाव आ रहे हैं वहां पर भी ये लड़ेंगे और भी राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे? हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, दिल्ली में जो इनकी सरकार हुई, तो दिल्ली कोई पूर्ण राज्य नहीं है। वहां पर इनकी कर्तव्य और इनके अधिकार दोनों सीमित हैं। अगर कहीं गलती हो रही तो केंद्र सरकार पर थोप दिया, कहीं अच्छा हो रहा है तो उसका क्रेडिट खुद ले लिया। पहली बार पंजाब में एक फुल फ्लेज्ड राज्य, एक राज्य में उनकी सरकार बनी, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। जाहिर है उनको जनता ने चुना है, कोई फ्रॉड करके तो चुने नहीं गए हैं। और उनके जो भी प्रत्याशी लड़े हैं वो मजबूती से लड़े हैं, उनको जनता का समर्थन मिला है, उनकी सरकार बनी है। और सरकार अगर वो अच्छी तरह चलाएंगे, और ही जो बीच बीच में अरविंद केजरीवाल के उल्टे पलटे बयान आते रहे, पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते रहे, इस तरह से राष्ट्र विरोधी बयानों से अगर बचते रहे और जनता में अपनी लोकप्रियता कायम रखी, तो आगे भी इनकी सरकार बन सकती है। दूसरे राज्यों में जाना भी संभव हो सकता है। कोई अगर जो भी भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, अन्य पार्टियां हैं, उनसे ज्यादा अच्छा काम करेंगे तो भी जा सकते हैं। अभी देखा कि गोवा में भी आम आदमी पार्टी की 2 सीटें आ गई हैं, तो असंभव कुछ नहीं है। लेकिन केवल हवाई करने से कि एक बार पंजाब में लोगों ने परिवर्तन चाहा, परिवर्तन के नाम पर एक बार सरकार बन गई, तो पूरे देश में इनकी सरकार बन जाएगी, ये कहना ठीक नहीं है। पंजाब एक बहुत छोटा सा राज्य है, उत्तर प्रदेश की एक कमिश्नरी के बराबर है। भले ही वहां सीटों की संख्या बना ही ना सरकार, बना तो ले गए वो सरकार। बॉर्डर शेयरिंग स्टेट है, कई सारी बातें होती, बट उसके बाद भी पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है पंजाब का, उसके बाद भी सर बना ले। इसीलिए कह रहा हूं कि वहां की जनता ने कुछ उनके अंदर अच्छाई सोची होगी, या निगेटिव वोट पड़े होंगे, पिछली सरकारें जो रही उनकी बुराई देखा होगा। यहाँ तो जनता का मूड, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जिस बहुजन समाज पार्टी को केवल 1 सीट मिली है, बलिया से उमाशंकर सिंह जीते हैं, और वो भी अपने व्यक्तिगत वोटों से जीते हैं, पार्टी के वोट से नहीं जीते हैं। इसी पार्टी को 15 साल पहले उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला था। तो परिवर्तन या जनता का मूड या अच्छाई या बुराई, तमाम फैक्टर होते हैं। इस समय उनकी सरकार बन गई है, अगर अच्छा काम करेंगे, राष्ट्र की धारा से मिलकर के चलेंगे और कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिसका नतीजा देश के विरुद्ध जाए, जनता के विरुद्ध जाए, समाज के विरुद्ध जाए, तो आगे अन्य प्रदेशों में भी इनकी पहुंच बढ़ सकती है। तो कोई असंभव नहीं है। प्रत्युष समाचार लगातार गोंडा से जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, बीएसपी की क्या स्थिति रही गोंडा? यही था कि लोग तो जानते ही हैं कि क्या है, क्या मतलब फ्यूचर क्या है उनका। और आज की जनता, कह सकते हैं कि आज की जनता काफ़ी जागरूक है। आज की जनता लॉन्ग टर्म देखना चाहती है, दूर तक की सोच रखती है, और जो केंद्र नेतृत्व कर सकता है, जो राज्य नेतृत्व कर सकता है, अपना वोट वहीं देती है।
पहले के समय में कई प्रत्याशी लड़ते थे, कई वोट डाइवर्जन हो जाता था जातीय समीकरण के आधार पर, पार्टी समीकरण के आधार पर। अब इस इलेक्शन में ये देखा गया है कि लोग एक मुश्त होकर और कहीं ना कहीं जनता बहुत साइलेंट वोटिंग की है। साइलेंट वोटर्स ने खेल बदल दिया। साइलेंट वोटर ने खेल बदल दिया और साथ ही साथ एक जो हवा बनी रहती थी इस इलेक्शन में कहीं किसी की हवा नहीं दिखाई दी। जनता ने देखा भविष्य, देश हित में, राज्य हित में, जिस हित में देखा हो, जनता के अपनी नजरिया है, लोग आज के समय में जागरूक हैं, तो उन्होंने बहुत ही साइलेंटली वोट किया। आप लगातार गोंडा में थे और गोंडा से रिपोर्टिंग कर रहे थे। बीएसपी की क्या स्ट्रेटेजी थी गोंडा के अंदर, अगर हम जनपद स्तर की बात करें तो? बीएसपी का कोई खास ना उन्होंने कोई समीकरण बनाया, ना ग्राउंड लेवल पे काम किया। प्रत्याशी का चेहरा एक बैग लोगों ने जाना कि हाँ ये प्रत्याशी हैं, लेकिन इससे पूर्व कहीं ना कोई कार्यक्रम, ना कोई सोशल वर्क, ना कोई मुद्दों पर बात करना, ना कहीं कुछ मतलब एक्टिविटी कुछ नहीं थी, जीरो बराबर थी। नहीं, लगातार क्योंकि प्रत्युष लगातार अगर जो बीएसपी की सुप्रीमो है, अगर उनकी भी बात करें मायावती जी की, तो उनके बारे में भी लगातार कहा जा रहा था कि कहीं वो दिखी नहीं अब की बार चुनाव में। सेम यही फैक्टर रहा उनके इतना कम वोट लेना और सीटें निकालने का सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा। और जो मेढक होते हैं, चुनावी मेढक जो आए, चुनाव आया और उछलने लगे, कूदने लगे, उन्होंने ही उनकी गिनती हुई, उनको कोई एक्टिव मेंबर्स में जोड़ा ही नहीं। मतलब कोई एक्टिविटी उन्होंने जिले के लेवल पे कुछ करी ही नहीं। कोई एक्टिविटी नहीं हुई। जी। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, प्रत्युष आप भी यूथ हैं, आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं इस समय उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश तो उनसे दूर है, कहीं ना कहीं परिवर्तन तो आविष्कार की जननी होती है, ऐसा माना जाता है। और उन्होंने दिल्ली में जो काम दिया और पंजाब के जो उनको पंजाब ने सराहा है, कहीं ना कहीं और भी लोग जो और प्रदेश है वो कहीं ना कहीं उनके वर्क पे वहाँ भी निगाह रखती है कि हाँ उन्होंने डेवलपमेंट कैसे किया, उनकी स्ट्रेटजी क्या क्या है। तो भविष्य में हो सकता है अगर यहाँ की नीतियाँ उनको ना समझ में आए तो फ्यूचर में कहीं इनको मौका मिल सकता है, लेकिन पहले आपको कुछ करके दिखाना होगा। पहले आपको कुछ करके दिखाना होगा। इसी बात को अगर आगे ले चले तो लगातार जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो लगातार कहते हैं कि हमने स्कूल्स बनवाए अच्छे-अच्छे, सरकारी स्कूल की जो कायाकल्प है वो कर दी, मोहल्ला क्लिनिक, सुरक्षा, सभी कुछ लेकर के वो चलते हैं और हर राज्य में जाकर के वो प्रेजेंट करते हैं इन सब बातों को। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही सब बातें थी। क्या लगता है आपको, ये सब बातें यहाँ पर फेल हो गई? यहाँ पर बुलडोजर काम आया, यहाँ पर राम मंदिर काम आया, क्या कुछ काम आया? देखिए, जनता की जो रिक्वायरमेंट है या जो प्रेजेंट टाइम का कंडीशन था वो यहाँ पे वो फेल दिखे। और कहीं ना कहीं उनका जो पुराना है राष्ट्र विरोधी कई बातें बोल दिया उन्होंने, कभी कुछ ड्रामा कभी कुछ, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकारा ही है। ये तो सीधा ही उदाहरण है कि जो भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत गई। लेकिन हाँ, आगे फर्दर अगर इस पार्टी को कुछ लीड करना है तो अपनी योजनाएं बनाएं, अच्छी चीज़ें करें। और कंपैरिजन स्ट्रेटजी बहुत में होता बदलाव है। लाना पड़ेगा प्रत्युष। जी कह रहा हूँ स्ट्रेटजी में बदलाव लाना पड़ेगा आम आदमी बिल्कुल। पार्टी को उत्तर प्रदेश आज में का सरकार जो बनाएंगे। हर वर्ग है वो अपना विकास चाहता है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे किसान हो। तो आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजीज में काम करने होंगे और सबको एक साथ लेके चलने के विचारधारा से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में इस वजह से विफल नजर आई क्योंकि सबको साथ लेके चलने की उनकी जो स्ट्रेटजी थी, मोहल्ला क्लिनिक की बातें थी, सुरक्षा की, कायाकल्प की बातें थी, वो लोगों तक या तो पहुंच नहीं पाई या तो लोग उन बातों को समझ नहीं पाए। अब यहाँ की स्थिति देख के तो यही कह सकते हैं कि लोगों तक पहुंच भी नहीं पाई और लोगों ने समझा भी नहीं। दोनों स्थितियां हैं जिस वजह से आम आदमी पार्टी नहीं आ पाई। जी। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी के पास वापस से चलूंगा। हरिराम जी, लगातार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर अहंकार, भाजपा जीती या फिर अहंकार हारा, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, अहंकार तो हमेशा हारता है और अहंकार खाली समाजवादी पार्टी में भी नहीं था, अहंकार भाजपा में भी था। और इसी का नतीजा यह है कि जहां 326 सीटें इनकी थी वो घट करके 273 हुई। भारतीय जनता पार्टी के अकेले की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार भले ही 255 सीट पर जीती हो, लेकिन वास्तव में केवल 250 सीट पर जीती है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उसमें से 5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मूल रूप से डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी के हैं, निषाद पार्टी के। तकनीकी कारणों से उनको कमल चुनाव चिन्ह मिल गया था, इसलिए चुनाव आयोग 255 दिखा रहा है, तो वो तो अलग बात हो गई। अब अहंकार की बात
जो बातें कही हैं उनमें घमंड झलकता था, उसका गलत असर तो पड़ा ही है। लेकिन अगर थोड़ा विनम्र भी होते तो चुनाव परिणाम करीब करीब यही आता कि वो जो वो पार्टी की तरफ भी था। ऐसा नहीं कि सब बहुत विनम्र। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, उससे सटा रायबरेली, उससे सटा अमेठी, उससे सटा प्रतापगढ़। एक लाइन खींचे तो ये चारों जिले मिल जाते हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें हारी, 9 में से 2 सीटें हारी है, 7 जीते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 6 सीट में से 4 सीट हार गई है, केवल 2 जीते हैं। अमेठी में 4 सीटें हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी हारी है और 2 ही जीत पाई है। यहाँ तक कि अमेठी से राजा संजय सिंह, जो बहुत मजबूत कैंडिडेट माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो हार गए। प्रतापगढ़ जिले में भी भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट और उनके सहयोगी दल अपना दल को केवल 1 सीट मिली है। हाँ, और रायबरेली अमेठी के बारे में एक बात और बता दूं, रायबरेली अमेठी को कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो सीटें हारी वहां कांग्रेस जीती होती तो एक दूसरा समीकरण होता, लेकिन वहां कांग्रेस भी का भी सफाया है, जीते हैं समाजवादी पार्टी वाले। जी, आपने कहा ना रायबरेली और अमेठी गढ़ माना जाता है, ये एक प्रकार से अभेद किला भी था। अभेद किला भी था, लेकिन तब भी कांग्रेस नहीं जीती, जीता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो अब इसकी एक पॉलिटिकल एनालिसिस समझिए। इसका मतलब ये कांग्रेस की कमजोरी का लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। कांग्रेस की कमजोरी का ज्यादा लाभ जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला। कारण यह है, हो सकता है इन 4 जिलों में जहां भारतीय जनता पार्टी को जिन क्षेत्रों में असफलता मिली हो, उनके प्रत्याशी समझे हो कि अरे हम तो योगी मोदी के नाम पे जीत रहे हैं, उनके कार्यकर्ता सोचे हो कि हम तो योगी मोदी के नाम पे जीत रहे हैं, उनके समर्थक सोचे हो कि अरे हमको वोट डालने की क्या जरूरत, हमारी पार्टी तो जीती रही, और नतीजा हार के रूप में आया। तो ऐसा भी होता है कि एक फैक्टर कोई काम नहीं करता, ढेर सारे फैक्टर काम करते हैं। पोलिंग वाले दिन बूथ मैनेजमेंट और पोल मैनेजमेंट जिसका ज्यादा अच्छा हो जाता है वो निकल जाता है। तमाम सीटें ऐसी जहां सैकड़े और हजार के हिसाब से हार जीत का फैसला हुआ है, तो उसमें यही आखिरी वाला फैक्टर, वोटिंग के दिन बूथ मैनेजमेंट और पोल मैनेजमेंट जिसका थोड़ा सा कमजोर रह गया वो हार गया, और जो आखिरी दम तक, आखिरी जैसे 100 मीटर रेस में आखिरी 3 कदम में जो ज्यादा एफर्ट कर लेता है वो दूसरे नंबर से पहले नंबर पर पहुंच जाता है या तीसरे दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है। हरिराम जी, एक सवाल आपसे मेरा है, आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो अभी उनके जो प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा था कि हमने साबित करके दिखा दिया है कि भाजपा की सीटें गिराई जा सकती हैं, कम करी जा सकती हैं। बिल्कुल सही कहा, किसी की भी सीटें कम करी जा सकती हैं, किसी की भी सीटें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। देखिए, आज अजर अमर अटल होकर के कोई नहीं आया है। इसी भारतीय जनता पार्टी को सन 1991 में पूर्ण बहुमत मिला था उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उसके बाद पूर्ण बहुमत की बात जो है, उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार जो है, उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में आई, यानी 17, 9, 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई। बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा नहीं आ पाई। समाजवादी पार्टी की सरकार अलट पलट के आती रही, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार 2017 बनी, 2012 में बनी थी, दोबारा नहीं आई। तो भारतीय जनता पार्टी को भी घटाया जा सकता, असंभव कुछ नहीं है। असंभव कुछ नहीं है, आपने कहा असंभव कुछ नहीं है। अगर मैं इस बात के ऊपर जाऊं कि अहंकार कितना बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि आपने अभी कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी अहंकार था, जो रूलिंग पार्टी है, और जो चुनाव अन्य पार्टियां लड़ रही थी, तैयारी कर रही थी, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अहंकार दिखा। अहंकार का कितना बड़ा रोल दिखाया आपको, और इस समय में इस चुनाव के दौरान में अगर हम बात करें तो अहंकार को कैसे जनता ने लिया, देखिए जनता ने कैसे रिएक्ट कर दिया? अहंकार का केवल अकेला कारण नहीं हो सकता, लेकिन अहंकार एक महत्वपूर्ण कारण है। अब जैसे अहंकार में ही तो अखिलेश यादव कहते थे कि 403 में से 400 जीत रहे हैं, यानी प्राइमरी स्कूल का बच्चा, कॉन्फिडेंस है ना सर, ये तो कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अहंकार है।
क्योंकि प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी जानता है कि 403 में से 400 कैसे जीता जा सकता है। वो कहते हैं कि हम 250 जीतेंगे, हम 250 जीतेंगे, तो सुनने वाले जो हैं वो ध्यान से सुनते हैं या कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया न देते। सर कई बार देखा जाता है ना कि जो शीर्ष नेता होते हैं वो ऐसी बात कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कह देते हैं। जोश भरने और के उनका लिए एक आंतरिक एक उनका आत्मबल भी होता है जनता को देकर कि हम अब सरकार बना ही ले जाएंगे। उनको जनता से इतना विश्वास हो जाता है। बिल्कुल आप इसे अहंकार कैसे नाप सकते हैं? मैं बता रहा हूँ जी। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इतना उत्साहवर्धन के लिए या एक्टिव करने के लिए इतना हवाई फायर भी नहीं कर देना चाहिए कि लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। असली बात ये है, जब वो उनका बयान मजाक इस तरह का हो गया जिसका लोग मजाक उड़ाने लगे, तो इसको आप अहंकार ना कहना चाहें, बड़बोलापन कह लीजिए, लेकिन था तो ये आपके हिसाब से अहंकार का पर्यायवाची बड़बोलापन बोल रहे हैं आप इससे? हाँ, यही समझ लीजिए, यही समझ लीजिए। जी, मैं प्रत्युष के पास जाना चाहूंगा। प्रत्युष, अब की बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अहंकार का क्या फैक्टर रहा है और जनता ने इसको किस तरह से देखा और किस तरह से प्रतिक्रिया दी इस पे? समाजवादी पार्टी को दिखा या जो उसका रिजल्ट उनको मिला, जनता की मंशा या जनता की सोच किस डायरेक्शन में जा रही है, कहीं ना कहीं वो उस पर नहीं फोकस कर पाए। जनता अगर राष्ट्र हित की बात कर रही है, कोई ऐसा निर्णय लिया गया भाजपा के द्वारा जिसमें सबका विकास है या सबका साथ है या कुछ ऐसी अच्छी योजनाओं का भी विरोध करते दिखे अखिलेश यादव, और कई रैलियों में जो उन्होंने बोला कि बस अब बाबा जा रहे हैं, जनता ने अभी जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि कोई समुदाय, कोई जात विशेष आतंकवादियों का या बदमाशों का नहीं होता। अगर इनकाउंटर हो रहा है तो आप उसको पर्टिकुलर कोई जात विशेष या किसी समुदाय से मत जोड़िए। वो चीजें कहीं ना बिल्कुल कहीं नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का तो कोई जात नहीं है। है। और ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति में अखिलेश यादव हमेशा दूसरी तरफ ही दिखाई दिए जनता को। ये उनका एक अहंकार ही था, जो वो ओवर कॉन्फिडेंस चल रहे थे कि अब की सरकार मेरी ही बनेगी, और उसी में उनका कहीं ना कहीं मंचों पर बड़बोलापन उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के अलावा कौन कौन सी ऐसी पार्टी जिनका अहंकार आपको नजर आया कि हाँ ये थोड़ा सा अहंकार में अब की बार लगा है? देखिए, अहंकार तो कहीं ना कहीं भाजपा में भी दिखाई दिया, कुछ जगहों पे दिखाई दिया, और उनका ये था कि हमारे पास ये फैक्टर है, मंदिर फैक्टर है, ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम जीतते चले जाएंगे। लेकिन वहाँ भी जनता ने उनको दबाया, जो उनके परसेंटेज कम हुए वहाँ जनता ने उसको सराहा नहीं। तो अहंकार लेकिन कहना, प्रत्युष मैं अपना ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा ना कि राम मंदिर के ऊपर उनको अहंकार है, ये तो उनका एक बड़ा मुद्दा था। देखिए लगातार उनका ये मुद्दा रहा है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उन्होंने करके भी दिखा दिया। वो अयोध्या में आए और उन्होंने मंदिर बनाना स्टार्ट भी कर दिया। उन्होंने जो है अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया और मंदिर बनाना स्टार्ट भी हो गया अयोध्या में। ये तो उनका एक कॉन्फिडेंस रहा ना, कैसे? नहीं, उनका तो ये फैक्टर था, इसी पे वो लड़ रहे थे, या उनका वो प्लस माइनस पॉइंट का इफेक्ट किया जो भी। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश जी का जो ये बोलना, मंचों से बोलना कि बाबा का सर है, बाबा चले जाएंगे और ये है वो है, तो उसी का कहीं ना कहीं जनता ने इसका जो रिजल्ट दिया वो यही देखा जा सकता है कि अहंकार को जनता ने नहीं बर्दाश्त किया, और जनता के मन में जो मनसा थी इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। वकार जी के पास एक बार वापस से चलूंगा। हम अपने डिबेट के अंतिम सेशन में आ चुके हैं। सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अगले चुनाव तक हम किस स्थिति का आकलन कर सकते हैं, हम किस तरह की चीजों को अभी से इमेजिन कर सकते हैं कि आखिर अगले चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। पार्टी भी कई सारी अब जुड़ रही है लगातार, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, पंजाब में चुकी है, उत्तर प्रदेश में वो इलेक्शन लड़ रहे थे, आपने बताया नोटा से भी कम कुछ जगहों पर उनको वोट मिले। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगली बार जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में तो तस्वीर कुछ और हो सकती है? अगली बार जब भी चुनाव होगा तो तस्वीर बदलेगी नहीं। जिस तरह से इस बार 2 ध्रुवीय चुनाव हुआ है, मेरा अपना अनुमान है, जो राजनीतिक विश्लेषण है अपना और मेरा जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं यही कहूँ कि मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। एक बात होगी। दूसरी बात है कि अन्य जो पार्टियां हैं, चंद्रशेखर रावण चाहे हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो, ये सब एक ही पलड़े पर हैं। मतलब इनका चुनाव में कोई नहीं होगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं
क्योंकि आर्थिक रूप से कहीं न कहीं इन लोगों के पास साधन है, चंदा मिल जाता है, कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। पार्टी जैसे संजय कुमार निषाद की निषाद पार्टी है, जैसे जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल है, ये सब भी जब तक इन दो बड़ी पार्टियों की बैसाखी पकड़ करके किसी न किसी के पिछलग्गू बने रहेंगे तो कुछ महत्व इनको भी हो जाएगा। और मैं इसी चुनाव में अगर ये लोग अलग लड़े होते तो हो सकता है एक आध दो सीट मिल जाती, नहीं तो न मिल पाती। एक बात तो ये बता रहा हूँ। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो सभी राजनेताओं को देखना चाहिए, खास करके लोगों को, वो ये देखना चाहिए कि अब केवल सत्ताधारी दल की हर बात का विरोध करके मतलब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोरोना का टीका बना तो उस टीके का भी विरोध करके हमको अपनी नेतागिरी चमकानी है, ये अब नहीं चलेगा। जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है, साक्षरता बढ़ गई, समझदारी बढ़ गई है, उन मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है जो पिछले 30-35 साल में पैदा हुए, पढ़े लिखे, ग्रेजुएट हो गए और आज मतदाता हो गए हैं। युवाओं की संख्या तो युवकों के नहीं, प्रौढ़ जो है, युवकों और प्रौढ़, इनमें साक्षरता की संख्या समझ ज्यादा है। और ये खाली निगेटिव बात करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, किसी को राजनीति करनी है तो पॉजिटिव पक्ष करिए। आप ये तो कह सकते हैं कि इन्होंने ये जो काम किए, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उसका विरोध भी करना है तो विरोध करने के लिए दो तरीके। एक तरीका ये हो सकता है कि ये गलत कर रहे हैं, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कर तो सही रहे हैं लेकिन अगर मैं होता तो मैं इससे ज्यादा अच्छे ढंग से करता। अब इन दोनों में फर्क हो पड़ गया। पहली वाली बात निगेटिव हो गई, दूसरी वाली बात पॉजिटिव हो गई। स्कूल खुला या अस्पताल खुला, निगेटिविटी या नकारात्मक रूप ये हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ स्कूल क्यों खोला, वहां क्यों नहीं खोला, यहाँ इस पहले क्यों नहीं किया, ये किया वो किया। ये सबको जनता स्वीकार नहीं कर सकती। आप ये कह सकते हैं यहाँ स्कूल खुला है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, तो मैं इसको और अच्छा और अच्छे चला, और जब तो इससे स्कूल बनवा दिखा दूंगा, इससे अच्छा अस्पताल बना के दिखा दूंगा, इससे अच्छी बना के दिखा दूंगा, तो शायद जनता आपकी बात को सुनेगी, समझेगी। कहीं ना कहीं फोकस विरोध से हट करके विकास की ओर। हाँ, फोकस विरोध से हट करके विकास की ओर जाएगा। बुराई से हटाइए फोकस और अच्छाई पर आइए। अगर रूलिंग पार्टी को चाहिए तो उसको अप्रिशिएट भी करना सीखिए, और आगे के लिए आप बताइए कि आप अच्छा क्या कर सकते हैं। रूलिंग पार्टी के हर काम को बुरा बोलना। अब चुनाव हो रहा है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, आप अलर्ट कर रहे हैं कि वहां एक तरफ भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री अपनी रैली कर रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री रैली क्यों न करें? क्या प्रधानमंत्री हवाई जहाज उड़ाएंगे? प्रधानमंत्री फर्जी है और छात्रों को कर दिया। तो इस तरह की बातें जो विरोधी दलों ने किया, जिन लोगों ने, उसका उनको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उसका उनको नुकसान ही हुआ। जो मुद्दे उठाए गए सरकार के विरोध में, उसी का नुकसान, उसका भी नुकसान हुआ। हाँ, सरकार का, भाई जनता तो जान रही है कि सरकार अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है। अब सरकार मान लीजिए कोरोना काल में फ्री राशन दे रही है, तो फ्री राशन दे रही है इसके लिए आप नहीं सरकार का समर्थन करना चाहते, आप कुछ मत बोलिए, लेकिन ये कहिए कि चुनाव के बाद बंद हो जाएगा, इसका क्या मतलब? क्या जिंदगी भर थोड़े फ्री राशन? संकट काल में तो फ्री राशन दिया जाएगा। जब संकट जब तक रहेगा तब तक दिया गया, और संकट खत्म हो जाएगा तो लोग अपना कमाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष आपका। लगातार ये हमारी डिबेट देख रहे थे, हमारे दोनों सहयोगी खड़े हुए थे, हमारे पत्रकार हरिराम त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने भी कई सारी बातें बताई, और गोंडा से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी प्रत्युष थे जो कि लगातार वहां की बातें आपको बता रहे थे। अब की बार वापस से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार दी है, उसी पे आज का हमारा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ही लोगों ने क्यों चुना। हमारे साथ इस महा डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए लाइव यूपी पत्रिका।